अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। और एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम द सोल्जर का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। यदि आप 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों पे जहान होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थी, इस समय बहुत ही आप क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत सर पे है। इस समय धैर्यता बनाकर रखें और जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको एकदम एक कंटिन्यू वे में देखते रहें। आपको 12th इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और हर टॉपिक को कवर हम करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम द सोल्जर्स। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक, सिपाही। और यह जो सोल्जर्स हैं रूपर्ट ब्रूक, ये इंग्लिश सोल्जर हैं। जैसे हम लोग क्या होता है ना इंडियन आर्मी, ठीक उसी तरह ये 10 सोल्जर हैं। कहाँ हैं? तो इंडियन नहीं, इंग्लिश आर्मी है, इंग्लिश सोल्जर्स हैं, जिसका कहानी इसमें जिस पोएम में उन्होंने अपने बारे में बताए हैं। यह एक किस प्रकार का पोएम है? तो यह एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक कहने का मतलब हो गया, पैट्रियोटिक कहने का मतलब हो गया देशभक्ति। तो द सोल्जर के जो पोएट हैं वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक हैं। रूपर्ट ब्रूक जिनका जन्म 1887 में हुआ और मृत्यु 1915 में हो गया। बहुत कम आयु में मर गए थे, बहुत छोटे से अवधि का इनका जीवन काल रहा। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी ना हो, ज़िंदगी अगर छोटी ही हो लेकिन एक सफल ज़िंदगी होना ज़रूरी है। लंबा उम्र जीकर असफलता से बेटर है कि छोटी सी आयु में हम सफलता को हासिल करके मरें। तो रूपर्ट ब्रूक जिनका जन्म 1887 में हुआ, मृत्यु 1915 में, क्या थे? वाज बॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। यहाँ पे एक फ्रेज है वेल टू डू। वेल टू डू कहने का मतलब हो गया धनी संपन्न। वेल टू डू का मतलब हो गया धनी संपन्न। तो आदमी धनी संपन्न दो चीज़ से, बहुत सारा चीज़ से हो सकता है। पैसा से हो सकता है, ईमान से हो सकता है, शिक्षा से हो सकता है। तो यहाँ पे धनी संपन्न ये क्या थे? शिक्षा से थे। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, इनका एक बहुत ही शिक्षित, शिक्षा से संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका कहने का मतलब ये हो गया। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली मतलब होता है शिक्षा के धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। मतलब इनके परिवार पढ़े लिखे थे, धनी थे शिक्षा के मामले में। हिज फादर वाज हाउस मास्टर एट रुगबी स्कूल वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। इनके पिता रुगबी स्कूल में एक व्यवस्थापक थे, यानी गृह स्वामी थे। हाउस मास्टर कहने का मतलब क्या हो गया? गृह स्वामी, वहाँ रहकर सारा देखभाल करना। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड, जहाँ पे रूपर्ट ब्रूक की पढ़ाई लिखाई हुई किंग्स कॉलेज जाने से पहले, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले इनकी पढ़ाई लिखाई इसी स्कूल में हुई जहाँ इनके पिता क्या थे? एक हाउस मास्टर थे। W.B. Yeats एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है, पोएट हैं। उन्होंने इनकी चर्चा की है, इनका डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है एज, कैसे वर्णन वो किए हैं? तो वर्णन किए हैं हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड के सबसे सुंदर और युवा के रूप में व्याख्या किया है। यानी जो W.B. Yeats एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इनको बारे में बताएं कि जो रूपर्ट ब्रूक जी हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही खूबसूरत युवा व्यक्ति है, बहुत ही खूबसूरत युवा इंग्लैंड के क्या हैं? एक सैनिक हैं और कवि हैं। तो इनकी व्याख्या वो एक खूबसूरत युवा के रूप में किए हैं। कौन? W.B. Yeats। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of young and beautiful fallen warrior। उन्होंने क्या किया है? सिंबॉलिक रोल का मतलब होता है प्रतीकात्मक भूमिका, जो किसी के लिए एक क्या बन जाए? प्रतीकात्मक कहने का मतलब हो गया लोग उसकी तरह बनना चाहें, लोगों का रोल मॉडल वो बन गया, मतलब आदर्श व्यक्ति बने। उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई है। ही assumed a symbolic role, उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई है
अंत में इन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया। तो अंत में इनको क्या बना दिया? एक युवा सुंदर योद्धा बना दिया। और उनकी जो मृत्यु होती है, ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। कहते हैं कि ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। यहाँ पे एक वर्ड सेप्टिसेमिया, डाई के बाद ऑफ लगता है जब किसी की मौत बीमारी से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो इनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया नाम के बीमारी से हुई। अब सेप्टिसेमिया क्या होता है? विषा रक्त होता है। विषा रक्त कहने का मतलब हो गया जो शरीर का रक्त होता है, शरीर का जो खून होता है वो जहर बन जाता है। तो इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में किस कारण से हो जाएगी? विषा रक्त के कारण से हो गई थी। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनोस इन द एजियन ऑन हिज वे टू बैटल ऑफ गोबीपोली। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय ये कहाँ जा रहे थे? उनकी मृत्यु गोबीपाली के युद्ध के मैदान में जाने के दौरान एजियन के लेमनोस द्वीप पर हो गई। युद्ध पर ही जा रहे थे, उसी दरमियान इनकी मृत्यु हो जाती है। और वो युद्ध कहाँ? गोबीपाली के युद्ध में जा रहे थे। ब्रूक इज रिमेंबर एज ए बार पोएट। ब्रूक को किस रूप में याद किया जाता है? तो एक बार पोएट, बार का मतलब होता है युद्ध, बार का मतलब क्या होता है? युद्ध कवि के रूप में इनको याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म। इंस्पायर्ड कहने का मतलब हो गया प्रेरित होना। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इनको बार पोएट के रूप में क्यों कहा जाता है? जो प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में ही, शुरुआती दौर में ही देशभक्ति से क्या हो गए थे? प्रेरित होकर, देशभक्ति से प्रेरित हो गए थे, इसीलिए इनको बार पोएट भी कहा जाता है। ये 1914 में इनका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1915 में तो बेचारा देहांत ही हो गया, लेकिन उस समय वे अपने देश के लिए क्या हो गए थे? बहुत ही प्रेरित हो गए थे। देशभक्ति की भावना इनको में क्या हो चुकी थी? भर चुकी थी। हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 बार सोनेट्स। और इनकी जो रिपुटेशन है, रिपुटेशन कहने का मतलब हो गया ख्याति, इनकी जो महत्ता कह सकते हैं, ख्याति कह सकते हैं, मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेट्स पर टिकी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया सोनेट्स, इसको बारे में हम लोग को बहुत जानना है। ई द सोल्जर क्या है? तो एक सोनेट है, देखेंगे यहाँ सोनेट्स, SONNET। सोनेट्स क्या होता है? तो 14 पंक्ति के जो कविता होता है उसको सोनेट्स बोलते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। पोएम ऑफ 40 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट्स। इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएम ऑफ 40 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 पंक्ति की जो कविता होता है उसको सोनेट्स बोलते हैं। और इसमें भी 2 पार्ट होता है। फर्स्ट जो 8 पार्ट होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, फर्स्ट 8 पार्ट होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। और लास्ट का जो 6 पार्ट होता है, लाइन्स होता है, उसको सेस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव OCTAV, ऑक्टेव का मतलब भी होता है अष्टभुज। और सेस्टेट ACSTET, लास्ट का 6 लाइन को सेस्टेट और फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। द सोल्जर क्या है? तो द सोल्जर एक सोनेट्स है। और इनका जो महत्ता है वो 5 युद्ध सोनेट्स लिखे थे पर टिकी है, 5 युद्ध सोनेट्स पर टिकी है इनका महत्ता। द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट। बेशक क्या है? सबसे बेस्ट है। 5 बार सोनेट इनका है, लेकिन सोल्जर उसमें क्या है? बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मोस्ट एंथलाइज्ड, सबसे बेस्ट इनका कलेक्शन है, संकलन है। तो ये तो कवि के बारे में था। रूपर्ट ब्रूक एक इंग्लिश सोल्जर है। द सोल्जर किस प्रकार का पोएम है? सोनेट्स है। सोनेट्स क्या होता है? 14 पंक्ति का कविता होता है। और इस सोनेट्स जो होता है 2 भागों में डिवाइड है। जो फर्स्ट है 8 लाइन्स उसको ऑक्टेव बोलते हैं, लास्ट का 6 लाइन्स को सेस्टेट बोलते हैं। इस जो पोएम में रूपर्ट ब्रूक है, उनकी मृत्यु किस बीमारी से होती है? तो सेप्टिसेमिया से होती है। सेप्टिसेमिया क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा बीमारी जिसमें शरीर का खून क्या हो जाता है? पॉइजन बन जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है।
ये इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो जब ये गोबीपाली के युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे उसी दरमियान इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो ये ओवरऑल इनके बारे में हम लोग लास्ट में देख लिए। अब आते हैं पोएम्स के लाइन्स पे, और इसमें कवि बताए हैं कि एक इंग्लिश जो सोल्जर होता है उसके मन में किस प्रकार की देशभक्ति होता है, उसके मन में किस प्रकार की देशभक्ति होता है, जिसको वो बखूबी बताए हैं कि एक सैनिक क्या होता है। एक सैनिक को कभी मरने का टेंशन नहीं रहता है, उसका बस एक ही सपना होता है, अपने देश के लिए शहीद हो जाना। और वास्तविकता यही है, सैनिक बोलता है कि यदि हम देश के लिए शहीद हो गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। आज हम लोग सैनिक के बदौलत ही, सेना के बदौलत ही हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने गांव में सुरक्षित हैं, अपने देश में सुरक्षित हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश की सुरक्षा में, यूँ कहें कि उनके बिना हम असुरक्षित रहेंगे। तो एक इंग्लिश सोल्जर की बात कर रहे हैं, चूँकि अब इंग्लैंड के हैं। अब देखेंगे पोएम्स। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। डाई का मतलब होता है मर जाना, इफ़ मतलब यदि। कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में बस इतना सोच लेना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि यदि हम मर जाते हैं, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो बस इतना छोटा सा बात सोच लेना, अरे सैनिक है ना, सैनिक हैं, हम अपने देश के लिए शहीद होते हैं, हमको मरने से गम नहीं है। बस इतना सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। ये समझना, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, और फॉरेन फील्ड का मतलब होता है विदेशी सरजमीन, विदेशी ज़मीन। कि मैं मर जाऊं तो बस महज इतना सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। मतलब जिस जगह हमारी मृत्यु होगी, जो 2 गज जगह हम छेकेंगे, जितना में हमारा डेड बॉडी पड़ा हुआ रहेगा, उसमें धूल कर मिलकर मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो बस इतना समझना कि वह 2 गज ज़मीन, वह कोना हमेशा हमेशा के लिए किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड। कॉन्सिल्ड का मतलब होता है मिल गना, मिला हुआ, यानी दफन हो जाना। ऐसा क्यों समझना कि वो कोना, वो हिस्सा जहाँ पे आपके सैनिक की मृत्यु हुई है, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। इसीलिए सोचना, क्योंकि देयर शैल बी इन द रिच अर्थ, उस समृद्ध धरती में वह धरती धन्य हो जाएगा। एक समृद्ध मिट्टी का कण मिल गई है, एक समृद्ध मिट्टी का कण मिल गई है। यहाँ पे डस्ट कभी बोल रहे हैं, डस्ट किसको बोल रहे हैं? कभी अपने आप को बोल रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है? एक धूल कण है। तो उसको इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए अपना मानना, क्योंकि ये समझना कि उस मिट्टी में इंग्लैंड का धूल कण मिल गया है, इंग्लैंड का एक सेना का शरीर मिल गया है, और इंग्लैंड के सेना का एक शरीर दफन हो गया है। तो दफन हो गया है तो हमारे अंदर जो गुण है, जो इंग्लैंड के दिया हुआ मेरा सोच है, सब उस मिट्टी में मिल गया। तो बताओ, मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हुआ कि नहीं हुआ? कितना बढ़िया एक देशभक्ति सोच है, सोचे जरा। कह रहे हैं एक ऐसा डस्ट है, कभी डस्ट किसको बोल रहे हैं? अपने आप को। एक ऐसा डस्ट, एक ऐसा धूल कण, एक ऐसा शरीर, हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, उसको इंग्लैंड ने आकार दिया, अ मेड अवेयर, जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया। वो शरीर है, जब इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने उसकी आकृति दी और इंग्लैंड ने उसे जागरूक किया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर बेज टू रोम, और वो क्या देता था अपने रास्ते में? कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते में देने घूमने के लिए। वो क्या करते था कि बोलते थे वह वही देश है जहाँ पे हमको रास्ते पर फूल बिछा दिया जाता था प्रेम से। जब सैनिक कोई जीत कर आएगा तो देखेंगे फूल छीट कर, फूल बिछा कर उसको एकदम स्वागत किया जाता है। तो बोलते यह वही शरीर है ना, इस शरीर का सोच नहीं मर सकता है, शरीर मर सकता है। और ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया है। ये इंग्लैंड का लिया हुआ हवा है, ये शरीर है।
तो कवि हैं जो बहुत अपने एक डिडक्टिव पोएम, एक पैट्रियोटिक भावना को दर्शा रहे हैं कि इंग्लैंड का वह शरीर है जिसने इंग्लैंड की हवा के क्या लिया है, हवा सांस के रूप में लिया है, हवा सांस के रूप में लिया है। और क्या कह रहे हैं, बास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम। और यह जो शरीर है ना, नदियों के द्वारा धोया गया शरीर है, यानी अंग्रेज के देश में जो नदी है वहाँ पे शरीर नहाया हुआ शरीर है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम्स, और सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया शरीर है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल विल सेड अवे, और सोचो यह दिल की सारी बुराइयां मिट जाएगी। कब सारी बुराइयां मिट जाएगी? दिल की सारी बुराई तब मिटती है जब किसी आदमी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसकी सारी बुराई क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। तो क्या होगा, कभी कह रहे हैं कि हम मर भी गए तो ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। तो इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें, इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें फिर से हम क्या करेंगे, याद करेंगे। इस लाइन यहाँ से यहाँ तक के पूरा लाइन्स को हमको जोड़कर समझना होगा। कहते हैं कभी कि मृत्यु के बाद आदमी की सारी बुराई क्या होती है, मिट जाती है। फिर क्या होगा, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, गिव सम वेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लिश गिवन, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लर्न्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटिलनेस इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इस पूरा लाइन को एक साथ हम लोग को समझना होगा। कभी क्या कहते हैं कि भाई हमारी मृत्यु हो गई, हमारी सारी बुराई खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी यदि यह शरीर जो है अगर स्वर्ग में गया और स्वर्ग में भी धड़केगा तो सिर्फ इंग्लैंड के लिए धड़केगा। इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें विचारें फिर से क्या हम करेंगे, याद करेंगे। हमारी अनंत सोचो दिमागों में कंपन करती रहेगी, वाइब्रेशन करती रहेगी। कीप संबंध ए पल्स, पल्स का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन करना। तो बोलते हैं कि हमारी अनंत सोचो, इटर्नल नो लेस सम बैक द थॉट्स बाय द इंग्लिश गिवन। बोलते हैं हमारी अनंत सोचो दिमागों में केवल कंपन करते रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से है वो खत्म नहीं होगी, वो हमारे मन में कंपन करते रहेगी, वह कभी कम नहीं होगी, वह कभी कम नहीं होगी। अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड कंपन करते रहेगी। मृत्यु के बाद अगर हम स्वर्ग में भी जाएंगे, हमारा दिल धड़केगा, हमारा दिमाग धड़केगा, तो वो किसके लिए धड़केगा, इंग्लैंड के लिए धड़केगा। ये होती है देशभक्ति कि मरने के बाद भी कभी बोलते हैं कि अगर हमको मौका मिला स्वर्ग में तो एक बार यहाँ के दिए गए यादों को हम याद करेंगे और कहेंगे कि कितना अच्छा मेरा देश था, कितना सच्चा मेरा देश था। अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड कंपन करते रहेगी, वाइब्रेट करते रहेगा। उसकी दृश्यों और आवाज़ें उनके दिन के रूप में प्रसन्न सपने, मतलब उनकी जो दृश्य हैं, साइट हैं, साउंड्स हैं, ड्रीम्स हैं, हैप्पी है एज हर डे, उसकी दृश्य आवाज़ें उनके दिन के रूप में जो प्रसन्न सपने और हंसी जो दोस्त से सीखा, विनम्रता, जेंटिलनेस, ये सारा चीज़ क्या करेगी, हमको रिमाइंड करेगी। और अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में, विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में उससे अच्छे पलों को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो कवि कहना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी अगर हम स्वर्ग में रहेंगे तो हम वहाँ पे किसके लिए रहेंगे, हमारा दिल और दिमाग किसके लिए रहेगा, वो किसके लिए रहेगा, इंग्लैंड के लिए। हम मर जाएंगे फिर भी हमारी आत्मा किसके लिए जीवित रहेगी, वो किसके लिए रहेगी, इंग्लैंड के लिए रहेगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति कविता था। और इसके अगले वीडियो में हम इनका डिस्कशन करने क्या करेंगे, समरी को करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अभी जो सीरीज चल रहा है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का चल रहा है, जो हम हिंदी में आपको करके दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक बीच से लाइन्स उठा देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालकर पूछ लेता है कि ये कौन सा पोएम से लिया गया है। तो अगर हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े रहेंगे तो हमको कुछ क्वेश्चन छूटने का भी क्या रहता है, डर रहता है। इसलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अब मात्र 2 पोएम बचा हुआ है इसके बाद, और वो दोनों पोएम का करने के बाद फिर हम समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। यह समय है
बहुत ही मेहनत करके पढ़ने का, बहुत ही सजग रहने का, पढ़ने का, एकदम रूटीन वे में काम करिए। यही 1-2 महीना का मेहनत आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।